नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं सोनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। चलिए, तो आज है आपका 17 मई और आज हम डिस्कस करेंगे 17 मई के करंट अफेयर्स और स्टैटिक के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप जो है क्वेश्चंस के नोट्स आप जरूर बनाया करें। जो आपको यहाँ पर कराया जाता है उसका पीडीएफ आपको मिलता है, लेकिन कोशिश ये किया करें कि आप उसको लिखा भी करें। अगर आप लिखते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट उसका मिलता है, ठीक है। और आपके लिए एक विशेष सूचना ये है कि आपका जो वीडियो का एग्ज़ाम है ये 27 तारीख में होगा, जून में। और वीडियो की नई वैकेंसीज आ चुकी हैं। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी या नोटिफिकेशन नहीं देखा, एक बार आप जाकर ज़रूर देखिएगा। उसमें नई वैकेंसी 14.5 के आसपास नई वैकेंसीज हैं, तो अपनी तैयारी में आप अभी से जुट जाएं, डिले नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे क्लास सभी बच्चों तक पहुंचे, सभी बच्चे क्लास से जुड़े। पहला क्वेश्चन है, विश्व दूर संचार दिवस किस दिन मनाया जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये विश्व दूर संचार दिवस हम किस दिन मनाते हैं? On which day the World Telecommunication Day is observed? 16 मई में, 17 मई में, 18 मई में या 19 मई में? तो ध्यान रखिएगा, इसको हम मनाते हैं 17 मई में ये मनाया जाता है। कब मनाते हैं भाई? 17 मई में इसको मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वीडियो का एग्जाम में वही बच्चे अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने पैट का एग्जाम दिया था, ध्यान रखना। उसी के बेस पर आपका क्या होगा, उसी के बेस पर आपका कट ऑफ क्लियर किया जाएगा, आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जिन बच्चों ने पैट का एग्जाम दिया था। तो पैट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पैट के लिए आप तैयार रहे, उसके लिए भी आपको मेहनत करनी है। चलिए, 17 मई 1865 को अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी, जिसके बाद वर्ष 1773 से प्रतिवर्ष 17 मई को विश्व संचार दिवस के रूप में इसको मनाया जाने लगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि 1865 में अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें कि इसको प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाने लगा, तो प्रतिवर्ष इसको मनाने की जो घोषणा की गई ये 1773 में इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है ना। कब से? 1773 से इसकी घोषणा की गई थी। बहुत बढ़िया भाई। चलिए, और 16 मई में हम कौन सा दिवस मनाते हैं, एक बार कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे, ठीक है। जैसे 11 मई में हम कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व प्रौद्योगिकी दिवस इस दिन मनाते हैं। कौन सा प्रौद्योगिकी दिवस हम मनाते हैं? रैंडमली भी याद करना है, ठीक है ना। याद करने का एक ऐसा भी तरीका होता है, रैंडमली याद करना। जैसे 11 मई ने आपसे पूछ लिया, जैसे डायरेक्ट मैं आपसे 7 मई पूछ लूं, 7 मई में हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो एथलेटिक्स दिवस मनाते हैं। कौन सा? एथलेटिक्स दिवस हम मनाते हैं। रैंडमली याद होना चाहिए एकदम से कि हाँ उस दिन ये दिवस मनाया जाता है। 16 मई में कौन सा दिवस हमने मनाया था? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, कल की ही बात है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। जल्दी से बताएंगे। 11 मई को टेक्नोलॉजी दिवस, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी, बात एक ही है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द केरला स्टोरी फिल्म के निर्देशक कौन है? हु हैज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी द केरला स्टोरी? सुदीप्तो सेन है, आदर्श शर्मा है, एसएस राजमौली है, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए क्यों लेके आया, मैं आपको बताना चाहूंगा। पीसीएस की अभी परीक्षा जो हुई उसमें नाटू नाटू जो गाना था उसके डायरेक्टर पूछ लिए गए थे कि उसके डायरेक्टर कौन थे, ठीक है। जिस बच्चे को पता है कमेंट करके बताएगा। इसलिए ये जो स्टोरी है या रियलिस्टिक स्टोरी ये जो है द केरला स्टोरी, ये काफी वर्ल्ड फेमस हो चुकी है। और मुझे लग रहा है कि या तो इसमें पूछा जाएगा कि इसमें जो एक्ट्रेस है वो कौन है या इसका निर्देशक किसने किया, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए ये क्वेश्चंस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। Who is the director of the movie The Kerala Story? सुदीप्तो सेन है, आदर्श शर्मा है, एसएस राजमौली है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये है सुदीप्तो सेन। ध्यान रखना, कौन है? सुदीप्तो सेन है। आदा शर्मा ने इसमें क्या किया है? आदा शर्मा ने इसमें एक्टिंग की है, एक्टर्स है, एक रोल इन्होंने आदा इसमें किया है, आदा शर्मा ही उनका नाम है,
ठीक है, लेकिन इसको डायरेक्ट किसने किया? ये सुदीप्तो सेन है, जो आप इमेज में देख पा रहे हैं। ये जो व्यक्ति है इनका नाम है सुदीप्तो सेन। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह की चीजों पर भी आपको निगाह रखनी है अपनी, कि क्वेश्चंस जो आ रहे हैं आजकल वो कहां से उठाता है, ठीक है। आपकी जो जनरल अवेयरनेस है उससे ही जानकारी आप पता चल जाएगा कि आप चीजों को लेकर कितना अवेयर हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। बंगाल ने इसको बैन कर दिया था, तमिलनाडु ने इसको बैन कर दिया था, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। और एक चीज मैं बता दूं, अमेरिका और कनाडा में ये 200 थिएटर्स में इसको क्या मिली है? ओपनिंग मिली है, ठीक है ना। भारत के अलावा कहां पर? भारत के अलावा इसको अमेरिका और कनाडा में, अमेरिका और कनाडा में इसको 200 थिएटर्स में ओपनिंग मिली है। कितने? 200 थिएटर्स में इसको ओपनिंग दी गई है। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय फिल्म बन चुकी है, ध्यान रखिएगा। यूपी में इसको टैक्स फ्री कर दिया गया था। ये अगर क्वेश्चन बन जाए कि किस स्टेट ने इसको टैक्स फ्री किया है, तो इसको टैक्स फ्री किया है किसने? यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इसको टैक्स फ्री कर दिया गया था। यानी कि जो मनोरंजन कर हुआ करता है उसको बिल्कुल फ्री कर दिया गया, ठीक है। कोई डाउट किसी बच्चे को, कोई समस्या, कोई समझने में प्रॉब्लम है तो एक बार कमेंट में करके जल्दी से बताएंगे। फिर नया क्वेश्चंस पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो बंगाल ने भी इसको बैन किया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की संसद के द्वारा भारतीय मूल की गीता राव गुप्ता को विदेशी विभाग द्वारा महिलाओं से संबंधित वैश्विक मुद्दों के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ध्यान रखना, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि किस देश की संसद के द्वारा, इनकी संसद ने कहा कि भारतीय मूल की जो गीता राव है इसको हम विदेशी विभाग द्वारा महिलाओं के मुद्दे उठाने के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करते हैं। ये ब्रिटेन की संसद ने कहा, कनाडा की संसद ने कहा, ये अमेरिका की संसद ने कहा और ये ऑस्ट्रेलिया की संसद ने कहा है। तो ये कहा है और अमेरिका की संसद ने, किसने? अमेरिका की जो संसद है उसने ये कहा कि हम किसको, हम जो ये गुप्ता जी हैं, गीता राव गुप्ता, इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करते हैं। किसके लिए? महिलाओं के मुद्दों को उठाने के लिए। महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उनको उठाने के लिए हम इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। दूसरा एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे यहां पर राज्यसभा की सीटें होती है ना, जैसे यूपी से सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें हैं, ठीक है ना, इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो अमेरिका में जितने भी राज्य हैं उनका समान प्रतिनिधित्व है, चाहे वो राज्य छोटा है चाहे वो राज्य बड़ा है। हमारे यहाँ पर प्रतिनिधित्व है जनसंख्या के आधार पर, जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी उस राज्य का प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा। लेकिन अमेरिका में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, यहाँ पर प्रत्येक राज्य से 2 सीटों का आवंटन किया गया है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर टोटल 50 राज्य हैं तो यहाँ पर 100 सीटें हैं, सभी को समान रूप से क्या दिया गया है? समान रूप से प्रतिनिधित्व दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बिजनेसमैन ने मशहूर फोर्ब्स पत्रिका की 82% हिस्सेदारी खरीद ली है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि मात्र 28 साल के हैं। कितने? 28 साल के ये बिजनेसमैन हैं जिन्होंने फोर्ब्स पत्रिका, आप सभी जानते हैं फोर्ब्स पत्रिका के बारे में। ये फोर्ब्स जो पत्रिका है ये अमेरिका की पत्रिका है, तो इसकी 82% यानी कि 82% हिस्सेदारी खरीदी है। ये कौन है? रिसेंटली विच बिजनेसमैन हैज अबाउट 82 स्टेक इन द फेमस फोर्ब्स पत्रिका मैगजीन? सॉरी, एलन मस्क है, शिव नादर है, ऑस्टिन रसेल है या जेफ बेजोस हैं? ध्यान रखिएगा, ये है ऑस्टिन रसेल जिन्होंने इस पत्रिका की 82% हिस्सेदारी खरीदी है, जो कि फोर्ब्स पत्रिका है। फोर्ब्स पत्रिका विभिन्न मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट्स जारी करती है, जैसे ये रिपोर्ट्स जारी करेगी कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, ठीक है ना, इस बार सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली महिला रही ये कौन रही, ठीक है। इस तरह की अपनी क्या करती है, इस तरह की ये अपनी मैगजीन्स में रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण किया था। किसका? ट्विटर का अधिग्रहण किया था, ध्यान रखिएगा, $44 बिलियन में। कितने?
$44 बिलियन में इसका अधिग्रहण किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वर्तमान में इनकी जो सीईओ बनी है, कल ही आपको बताया था कि ये सीईओ कौन है, बस इतना आप मुझे बताएंगे। एलन मस्क के बारे में तो आप जानते हैं, एलन मस्क कौन है, इसकी जो सीईओ बनी ये कौन है, क्योंकि इनसे पहले जो ट्विटर के सीईओ हुआ करते थे ये एक भारतीय थे जिनका नाम था पराग अग्रवाल। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका ऑस्टिन रसेल। ध्यान रखना, ये मात्र 28 साल के एक बिजनेसमैन है जिन्होंने हिस्सेदारी खरीदी है। ठीक है ना, और एक इनकी कंपनी है जिसको लुमिनर टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये उसके एमडी और सीईओ है। क्या है? एमडी और सीईओ है किसके? लुमिनर टेक्नोलॉजी के। मात्र 28 साल के ये हैं। ठीक है ना। लिंडा है कोई, लिंडा नहीं, पूरा नाम बताएंगे। लिंडा नाम की लेडी है, पूरा नाम सभी बच्चे बताइएगा, क्या पूरा नाम है? वैसे काम इतने से भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी आप एक बार पूरा नाम उनका बताइएगा। ठीक है, इतने से भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी लिंडा जी का पूरा नाम आप बताएंगे। लिंडा याकिरिनो, क्या नाम है? लिंडा याकिरिनो उनका नाम है। पूरा नाम याद रखने का प्रयास करें। सीईओ कौन है ट्विटर की? ये है लिंडा याकिरिनो। ठीक है ना। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, ये आपके लिए लेटेस्ट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने सभी पुलिस जिलों में ड्रोन, ये ड्रोन नहीं है भाई, ड्रोन है, ड्रोन निगरानी प्रणाली को शुरू किया है। ठीक है ना। रिसेंटली विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री विच हैज स्टार्टेड टू ड्रोन सर्विलांस सिस्टम इन ऑल पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स। जहां पर भी ध्यान रखना हमारे पुलिस स्टेशन है, वहां पर इन्होंने ड्रोन से निगरानी करने के लिए एक पहल शुरू की है, एक सिस्टम शुरू किया है। तो ये राज्य कौन सा है? ये उत्तराखंड होगा, जम्मू कश्मीर होगा, केरल होगा या कर्नाटका होगा। वेरी इंपोर्टेंट, आप इसको लिखिएगा। तो केरल राज्य ने अपने जो भी पुलिस डिस्ट्रिक्ट स्टेशन हैं वहां पर ड्रोन से निगरानी रखने के लिए एक सर्विलांस सिस्टम को स्थापित किया है। ठीक है ना। ड्रोन की जो अहमियत है या ड्रोन के जो प्रॉफिट्स है, ड्रोन जो अपने योगदान विभिन्न क्षेत्र में दे रहा है, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा प्रणाली हो, चाहे सीमा सुरक्षा की बात आए, ठीक है ना, या बिहार जो आपके विवाह शादी होते हैं उनमें वीडियो बनाने की बात आए, तो ये सभी कामों में आपका जो है काफी यूजफुल हो रहा है। ठीक है। तो ये किया है केरल ने, केरल की जो राजधानी है ये तिरुवनंतपुरम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, दूसरा यहाँ पर आपके जो मुख्यमंत्री हैं ये है पिनराई विजयन, यहाँ के जो राज्यपाल हैं ये मोहम्मद आरिफ खान हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, केरल। हाँ, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत के किस राज्य में पहले खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? Which state of India will be host the first meeting startup summit recently? ठीक है ना। जो खनन होता है, खनन स्टार्टअप समिट पर जो सम्मेलन होगा ये पहली बार होगा। ठीक है ना। इसमें हमारे जो विभिन्न कंपनियां हैं जैसे कोल इंडिया लिमिटेड है, या हमारे जो खनन मंत्री हैं, खनन मंत्रालय है उसका विभाग है, इसमें और बहुत सारे जो उद्योगपति हैं वो शामिल होंगे। यानी कि इस मीटिंग का जो मेन पर्पज होगा, जैसे अभी लिथियम के भंडार भारत में पाए गए हैं तो उनको कैसे, किस प्रकार से उनका खनन किया जाए, या कहीं पर किसी और तरह का जो है क्या पाया जाता है, कोई तत्व पाया जाता है, उसका खनन कैसे किया जाए, नई तकनीक का यूज कैसे किया जाए जिससे उसका बेहतर तरीके से उस संसाधन का हम उपयोग कर सके। तो ये जो मीटिंग होगी ये कहां पर होगी भाई? ये मुंबई में पहली बार इस मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। नई दिल्ली वाले बच्चे थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल करें, मुंबई में इस पहली मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। कहां पर? मुंबई में पहली बार इसका आयोजन किया जाएगा। एप्पल कंपनी ने जो अपना पहला स्टोर खोला था ये भी मुंबई में ही खोला था, ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, प्लीज लाइव क्लास टाइम पर दे दिया करो। भाई लाइव क्लास टाइम पर ही आ रही है, 6 बजे का टाइम है, 6 बजे आपकी क्लास आ रही है, इससे ज्यादा और क्या टाइम पर दे बताइएगा। ठीक है। चलिए, दूसरा जो स्टोर खोला गया एप्पल के द्वारा ये कहां पर खोला गया? ये नई दिल्ली में खोला गया, दोनों को याद रखना है। ठीक है। और ध्यान रखना, चाबहार जो सम्मेलन हुआ था, कौन सा सम्मेलन? चाबहार सम्मेलन जो हुआ था ये भी मुंबई में ही हुआ था भाई। ठीक है ना। और ध्यान रखना, जो चाबहार है ये ईरान का एक क्या है? पोर्ट है।
ठीक है ना। कौन सा पोर्ट है? ईरान का पोर्ट है। और ध्यान रखना जो पोर्ट अभी न्यूज में रहा ये सितवे बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? सितवे बंदरगाह, जो कहां पर है? म्यांमार में है, जिससे क्या हो चुका है? जिससे व्यापार यहां पर स्टार्ट हो चुका है। ये भी भारत की मदद से ही इसको तैयार किया गया है। अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले मैंने आपको न्यूज में बताया था कि जो सितवे बंदरगाह है ये म्यांमार में, और यहां से हमने अपना व्यापार स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कुल 224 सीटों में से कितनी सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है? किसने? कांग्रेस ने भाई। इसमें एक मिसप्रिंटिंग है, इसको कांग्रेस आप करेंगे। कांग्रेस ने कितनी सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है? 115, 125, 135 या 145? जल्दी से बताइएगा। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है, लेकिन जो आसान होता है वो सबसे ज्यादा टफ होता है, ध्यान रखना, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। एक बार जल्दी से आप बताएंगे। आप सभी जानते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव, टोटल जो विधानसभा सीटों की संख्या है कितनी है? 224 है। अभी हम बात करेंगे वहां पर राज्यसभा की और लोकसभा, साथ ही साथ वहां पर विधान परिषद भी है। भारत के 6 राज्यों में से एक राज्य ऐसा है कर्नाटक जहां पर विधान परिषद है, तो उनकी सीटों की हम बात करेंगे। सभी बच्चों का राइट है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये 135 सीटें जीतकर इन्होंने वहां पर बहुमत हासिल की है। अभी फाइनली मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी घोषणा नहीं की गई, लेकिन सीटें भी हमें याद रखनी है। टोटल 135 सीटें इन्होंने यहां पर जीती है। दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा वो भी हम देख लेते हैं। यहां से बनेगा कि विधानसभा की जो सीटें हैं टोटल 224 हो चुकी हैं। बढ़िया भाई। दूसरा यहां से राज्यसभा की जो सीटें हैं ये 12 है, लोकसभा की सीटें हैं 28 है, विधान परिषद की जो सीटें हैं 75 है। ये सभी सीटें मैंने आपको यहां पर बता दी है। आपको बस क्या करना है, इनको याद करना है। क्या है? 224, 12, 28 और 75। ठीक है, इनमें से किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी मन में ऐसी बात हो जो समझ में ना आए तो शर्म की कोई बात नहीं है। ठीक है, आप पूछ लीजिएगा। अगर हम संसद की बात करें, हमारी जो केंद्र स्तर पर सरकार बनती है उसमें इनकी जो सीटें हैं, जिसमें राज्यसभा एक सदन होता है, एक सदन आपका लोकसभा होता है, तो इसमें जो सीटों की संख्या 12 और 28 है। जबकि यहाँ की जो विधानसभा है जिसको हम विधानमंडल कहते हैं, क्या कहते हैं? विधानमंडल कहते हैं। इसमें अगर सीटों की हम बात करें, एक हमारा जो सदन होता है उसको विधानसभा कहते हैं। कौन सा सदन है? विधानसभा। और दूसरा सदन को हम कहते हैं विधान परिषद। कौन सा परिषद? विधान परिषद, जिसको उच्च सदन भी कहा जाता है। इसमें जो सीटों की संख्या है विधानसभा की ये 224 है, विधान परिषद की 75 है। ठीक है, इनमें से जो डायरेक्टली चुनाव होता है वो विधानसभा की सीटों के लिए होता है। इसका डायरेक्टली जनता इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। और दूसरा राज्यसभा की जो सीटें हैं 12 है, लोकसभा की सीटें हैं 28। ध्यान रखना, यहाँ के जो राज्यपाल है ये है थावर चंद गहलोत। कौन है? थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल है। इस पूरे टॉपिक में कोई समस्या तो आप कमेंट में करके जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में कार्तिक बाल गोपालन किस स्पोर्ट्स कंपनी के प्रबंधक निर्देशक बनाए गए हैं भाई? ठीक है ना, नाम है कार्तिक बाल गोपालन। इनको इनमें से कोई स्पोर्ट्स कंपनी है, इसका निर्देशक इनको बनाया गया। ये रिबोक है, ये प्यूमा है, ये नाइकी है, ये एडिडास है। जल्दी से बताएंगे किसका इनको निर्देशक बनाया गया है। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा, ये प्यूमा इंडिया के क्या बने हैं? प्यूमा इंडिया के प्रबंधक निर्देशक इनको बनाया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड वाइड प्यूमा का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये कौन है, तो विराट कोहली है भाई। कौन है? विराट कोहली है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था प्यूमा का, ये किसको बनाया गया था? ये अनुष्का शर्मा को। किसको? अनुष्का शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको यहां पर याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
ठीक है, हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जयंत नरलीकर हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, मीरा सयाल हैं या मीरा स्टेपनोवा है, कौन है? तो ध्यान रखिएगा, ये है जयंत नरीलाकार। कौन है? नरीलाकार, जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया, गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट से। अच्छा, योगी आदित्यनाथ को कौन से पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जल्दी से बताइएगा। और मीरा सयाल को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कमेंट में आंसर करेंगे। जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, इनको अभी एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भाई, कुछ दिन पहले की ही बात है, अगर आपके ध्यान हो तो इनको कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, एक बार बताने का प्रयास करेंगे। मीरा सयाल को भी एक पुरस्कार मिला है, वो कौन सा पुरस्कार मिला है वो भी आप बताइएगा। ठीक है, अगर योगी जी की बात करें तो इनको भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जबकि मीरा सयाल जो है इनको बाफ्टा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बाफ्टा पुरस्कार कौन देता है? ब्रिटेन सरकार या ब्रिटेन संसद के द्वारा इसको दिया जाता है, जो वहां पर टेलीविजन व फिल्म में बेहतर कार्य करता है, उसको ये पुरस्कार मिलता है। तो बाफ्टा पुरस्कार जो मिला था ये इस बार किसको मिला? ये मीरा सयाल को मिला है। किसको? मीरा सयाल को मिला है, जो कि एक भारतीय मूल की क्या है, वहां पे फिल्म डायरेक्टर है, निर्देशक है, एक्टर्स भी है, और ये कविता और कहानियां भी लिखती हैं, नाटक भी ये लिखती हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो बताइएगा। लंदन स्टॉक एक्सचेंज समूह किस भारतीय शहर में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप टू सेट अप सेंटर फॉर द एक्सीलेंस इन द विच इंडियन सिटी। कहां पर ये अपना उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? लंदन स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, एक बार बताइएगा। सभी बच्चे कमेंट में आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखिएगा, ये जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, इसे अपना पहला जो उत्कृष्टता केंद्र है, ये कहां पर स्थापित करेगा? हैदराबाद में ये स्थापित करेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम भारत के स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है BSE स्टॉक एक्सचेंज, ये सबसे पुराना, एशिया की हम बात कर रहे हैं, एशिया का सबसे पुराना ये स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में इसको स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हैदराबाद में ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज का उत्कृष्टता केंद्र वहां पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सलार जंग म्यूजियम कहां पर है, तो आप बता देंगे हैदराबाद में। अगर क्वेश्चन बन जाए कि आपका मुक्ति दिवस किस दिन मनाया जाता है, जिस दिन हैदराबाद को आजाद कराया गया था, मुक्ति दिवस, ये किस दिन मनाया जाता है? कमेंट में एक बार सभी बच्चे आंसर करने का प्रयास करेंगे, जल्दी से सभी बच्चे बताइएगा। ठीक है, और किस ऑपरेशन के द्वारा हैदराबाद को क्या किया गया था, स्वतंत्र कराया गया था, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान होगा ऑपरेशन पोलो उसमें चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन पोलो, BSF नहीं, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में इंटरनेट पहुंच सबसे अधिक है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट इंटरनेट प्रेजेंटेशन? सबसे ज्यादा इंटरनेट की जो प्रेजेंटेशन है, या इसको आप दूसरे वे में समझ सकते हैं, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की और इन्होंने बताया कि किस राज्य में प्रति व्यक्ति इंटरनेट एक माह तक रहता है और वो कंटिन्यूटी के साथ रहता है। तो ध्यान रखिएगा, ये किया गया है गोवा राज्य के द्वारा। यहां पर 72% लोग ऐसे हैं जिनके पास परमानेंट, या कह सकते हैं पूरे साल भर, एक महीने का इंटरनेट प्रोवाइड रहता है, ध्यान रखिएगा। और इस क्रम में सबसे कम जो रहा ये बिहार राज्य रहा। कौन सा राज्य? ये बिहार राज्य रहा है। मात्र 32% लोगों के पास में या तो इंटरनेट है, इंटरनेट की पहुंच है, और बाकी जो लोग हैं उनके पास या तो इंटरनेट की पहुंच नहीं है, या वो एक महीने के बाद अपना इंटरनेट रिचार्ज नहीं करा पाते। तो ये दोनों का डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। ये 72% है,
ठीक है, 72% लोगों के पास में इंटरनेट की पहुंच वैलिड है, सुविधा है, और यहाँ पर 32% लोग ही ऐसे हैं जो इंटरनेट का यूज सही से कर पाते हैं, या तो उन तक पहुंच है या उसका वो यूज कर पाते हैं। तो बिहार इसमें सबसे नीचे पायदान पर उसको रखा गया है। ये एक अभी रिपोर्ट जारी की गई है इंटरनेट को लेकर। किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गोवा देखिए, ये रहा। गोवा में इंटरनेट पहुंच की दर 72% तथा बिहार में 32% है। इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में अगर देखा जाए 52% लोगों के पास इंटरनेट है। ठीक है, किसी को कोई समस्या तो बताइएगा जल्दी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सेबी ने कितना अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर का लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर लागू किया है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? ये सेबी ने इसको लागू किया है और इसको क्या कहा जाता है? इसको LEI कहा जाता है, यानी कि लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इसको कहा जाता है। जो भी आप वित्तीय लेन देन करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जो भी आप वित्तीय लेन देन करेंगे उससे पहले अब क्या करना होगा, आपको एक यूनिक कोड नंबर वहां पर दिया जाएगा जो कि 20 अंकों का होगा। 20 अंक होंगे, यानी कि नंबर होंगे NUMBER, ठीक है ना, और अल्फाबेटिकल्स इसमें होंगे। तो ये नंबर और अल्फाबेटिकल, जैसे आप अपना पासवर्ड लगाते हैं, जब आपको बोला जाता है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप लगाएं, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जब आप लगाते हैं तो उसमें अल्फाबेटिकल नंबर और आप उसमें दोनों का यूज करते हैं। तो ये अभी किया गया है सेबी के द्वारा। सेबी ने कहा कि हम 20 नंबरों का ऐसा अंक आपको प्रोवाइड करेंगे, जब भी आपको लेन देन करना होगा बाहर विदेश से भी या भारत में भी किसी कंपनी के साथ में, तो आप इस नंबर का यूज करेंगे। ठीक है, अगर आप इस नंबर का यूज नहीं करते तो आप पर जांच होगी, कार्रवाई होगी। ठीक है, इस नंबर के यूज का जो मेन पर्पज है वो ये है कि जो वित्तीय लेन देन होता है उसमें किसी भी प्रकार का अगर फ्रॉड पाया जाए तो उसको आसानी से पकड़ा जाए। ये किसने किया है? ये सेबी के द्वारा किया गया है, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जिसकी स्थापना कब हुई थी? जल्दी से कमेंट में बताना, 1988 या 92, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों का डिफरेंस बताना। दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है ये कहां पर है? ये मुंबई में है। इसके जो अध्यक्ष हैं ये महिला अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच जिसको कहा जाता है। ठीक है, कोई समस्या है तो बताएंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए 14 सूत्रीय समर एक्शन प्लान यहां पर लॉन्च किया गया है? ये किस राज्य ने कहा है कि हम अपने यहां पर 14 बिंदुओं को टारगेट करेंगे जिससे पोल्यूशन को कम किया जा सके? समर एक्शन ये प्लान होगा, प्रदूषण को कम किया जा सके। पंजाब ने, उत्तर प्रदेश ने, दिल्ली ने या राजस्थान ने, किस राज्य ने ये अपनी 14 सूत्रीय मांग रखी है? अच्छा, एक है 20 सूत्रीय कार्यक्रम। ठीक है ना, 20 सूत्रीय कार्यक्रम ये भारत में कब आया था? 20 सूत्रीय कार्यक्रम भारत में कब आया था बताना। ये किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा। ये दिल्ली सरकार के द्वारा, आप पार्टी सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा एक घोषणा की गई है कि अगर दिल्ली में पोल्यूशन कम करना है तो उसके लिए हमें 14 बिंदुओं पर काम करना होगा। वे बिंदु आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपसे पूछा जा सकता है कि 14 सूत्रीय समर एक्शन प्लान जो है ये किस राज्य सरकार का था या किस केंद्र शासित प्रदेश का था? तो ये दिल्ली सरकार ने इसको अभी लागू किया है। ठीक है, और 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब भारत में लागू किया गया था? ये 1975 में इसको लागू किया गया था, जब इंदिरा जी की सरकार हुआ करती थी और भारत में इमरजेंसी लागू थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में अमेरिका व किस देश के मध्य 70 साल पूरे होने पर वॉशिंगटन घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए? Recently on the completion of the 70 years between America and which country the Washington Declaration has been signed? ठीक है ना, किसके साथ इन्होंने साइन किए हैं 70 साल अपने राजनीतिक संबंधों को पूरा होने के उपलक्ष्य में? ठीक है, जल्दी से बताए। ये स्टैटिक क्वेश्चन थोड़ी है कि पहली बार ये बताया था, इस बार इसका चेंज कर दिया। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, ये है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने या दक्षिण कोरिया के साथ इनके 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं डिप्लोमेटिक की, और इन्होंने घोषणा की है जिसको वॉशिंगटन घोषणा कहा जाता है। और इस घोषणा का जो मेन पर्पज है, वॉशिंगटन घोषणा, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भाई ये वॉशिंगटन डिक्लेरेशन था क्या, अमेरिका ने इनसे वादा किया है कि अगर आपके ऊपर कोई हमला करता है
ठीक है, अगर कोई आपके ऊपर हमला करता है, परमाणु हमला करता है, तो हम उसका करारा जवाब देंगे, आपकी हम रक्षा करेंगे, यही वॉशिंगटन डिक्लेरेशन है। आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि दक्षिण कोरिया पर होने वाले परमाणु हमले की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसने ली है? अमेरिका ने ली है। इसी को ही क्या कहा जाता है? इसी को ही वॉशिंगटन घोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस शहर में भारत व कनाडा के मध्य 6वें मिनिस्ट्रियली डायलॉग ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बैठक का आयोजन किया गया है? यानी कि यहां पर हमने व्यापार और निवेश को लेकर बैठक की है। कहां पर? ये कनाडा के, भारत व कनाडा के मध्य हुई है। कहां पर हुई है? नई दिल्ली में, ओटावा में, मुंबई में या मॉन्ट्रियल में? ये मॉन्ट्रियल है भाई, इसको मॉन्ट्रियल कर दिया उन्होंने, मॉन्ट्रियल आप इसको करेंगे, मॉन्ट्रियल इसको कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, ये ओटावा में ये 6ठी बैठक होगी। कौन सी 6ठी बैठक जो होगी, ये ओटावा में इसका आयोजन किया गया। इसमें हमारे जो विदेश मंत्री हैं, सॉरी हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। किसने? पीयूष गोयल ने। लिख लेना इस चीज को, पीयूष गोयल जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये 6वीं बैठक थी भारत और कनाडा के मध्य। ओटावा वहां का एक शहर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो ये था आज का आपका सेशन करंट अफेयर्स का। आपको कैसा लगा जरूर बताएंगे। एक बार सभी बच्चे इस सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे क्लास सभी बच्चों तक पहुंचे।